को यूज किया जाता है। काउंटर्स क्या होते हैं? काउंटर्स जितने भी क्लॉक पल्सेस हैं उनको काउंट करने के लिए आपके काम जो आता है वो होता है काउंटर्स। ठीक है, जितने भी क्लॉक पल्सेस हैं या जैसे भी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जा रहा है उसको काउंट करने के लिए क्या याद यहाँ पे यूज किया जा रहा है? काउंटर। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे मान लो ये इस तरीके से आपके क्या है, क्लॉक पल्स आ रही है, इस तरीके से क्लॉक पल्स आ रही है। अब इस तरीके से क्लॉक पल्स आ रही है तो इस क्लॉक पल्स में ये अगर ऊपर की साइड जा रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग अप, और अगर यही क्लॉक पल्स ऐसे डाउनवर्ड बना दी जाए नीचे की साइड में तो बोलेंगे डाउन। तो यहाँ पे इस क्लॉक पल्स में ये जो अप और डाउन जब हो रहा है तो ये जो अप होता है इसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज। ये जो अप है, अप को बोलेंगे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। और जो डाउन है वो हमारे पास हो जाएगा लो वोल्टेज। तो यहाँ पे मीनिंग ये है कि ये जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज हो रहा है तो जब हम लोग फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं तो कोई भी सर्किट कितनी बार रन हो रहा है या उसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी बार आ रही है, उसको किस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है, तो इस काम को करने के लिए आपके क्या यूज होते हैं? काउंटर्स यूज। इस चीज को करने के लिए काउंटर यूज होते हैं। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? काउंटर्स। काउंटर्स जब भी यूज करते हैं तो कौन से फ्लिप फ्लॉप में काउंटर का यूज करना ज्यादा सही रहता है? तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप जिसमें कि टॉगल आउटपुट आता है, टॉगल आउटपुट जिस भी फ्लिप फ्लॉप में आता है उस फ्लिप फ्लॉप का यूज आप काउंटर्स में कर सकते हैं। काउंटर्स बनाने के लिए आपको टॉगल आउटपुट वाले दो फ्लिप फ्लॉप का यूज करना पड़ेगा। पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो रहेगा वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करेगा। क्या बोला मैंने? पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहेगा वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स का काम करेगा। और क्लॉक पल्स ये डिसाइड करती है कि आपका जो सर्किट डायग्राम है वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो कितनी बार वो चला है, कितनी बार वो नहीं चला है, उसको काउंट करने के लिए हम लोग काउंटर्स यूज करते हैं। काउंटर्स दो तरीके के होते हैं, पहला होता है अप काउंटर, दूसरा होता है डाउन काउंटर। अगर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग की जा रही है तो वो अप काउंटर्स है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग की जा रही है तो वो डाउन काउंटर। ठीक है, काउंटर्स की स्टेट्स होती है, काउंटर्स की क्या होती है? स्टेट्स होती है। उन स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि ये अप काउंटर या डाउन काउंटर। ठीक है, और कोई भी डायग्राम में मान लो अगर n फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हैं, n फ्लिप फ्लॉप आपने यूज किया, इस लाइन का मीनिंग जो है, थर्ड पॉइंट का मीनिंग ये फोर्थ पे, कि n फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 की पावर n उसकी स्टेट्स बनी जाएगी। उसकी स्टेट्स जो बनेगी, अभी कैसे स्टेट्स बनती है, क्या होती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो अभी हम देख रहे हैं इसी क्लास में। तो लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बननी है वो कितनी बननी है? 2 रेज़ टू द पावर n, और जहां पे n जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। जितनी स्टेट्स बनेगी उसी के अकॉर्डिंग काउंटर्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है, हर स्टेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू द पावर n, ये एक फॉर्मूला है जो कि यूज किया जाता है लेकिन आपके यूज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब हम लोग गेट वगैरह का कोई एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या कोई प्रैक्टिकल बात करते हैं काउंटर्स और रजिस्टर्स की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि हर स्टेट की अगर मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि एक सर्किट डायग्राम की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए काउंटर्स का यूज किया जाता है। तो अगर मैं किसी भी स्टेट की फ्रीक्वेंसी बात कर रहा हूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकलती है पूरे सर्किट डायग्राम की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू द पावर n। और इससे मुझे यह समझ में आता है कि हर स्टेट की फ्रीक्वेंसी इक्वल, हर स्टेट की फ्रीक्वेंसी इक्वल। दो तरीके के काउंटर्स हैं,
असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर्स। अब बात आती है असिंक्रोनस काउंटर्स है क्या, तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है। असिंक्रोनस काउंटर्स क्या है देख लो। Asynchronous refers to a state that does not have a fixed time relationship with each other. Asynchronous counter में क्या है कि जब दो स्टेट्स आपस में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन अगर नहीं रखती है, फिक्स्ड रिलेशन नहीं रख रही है, तो ऐसे जो काउंटर्स होंगे वो असिंक्रोनस होंगे। तो यहाँ पे मैंने असिंक्रोनस को लिखा है, सिंक्रोनस को नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर असिंक्रोनस मैंने लिख दिया है तो उसका जस्ट अपोजिट आपके सिंक्रोनस हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि टाइम रिलेशनशिप विथ ईच अदर, कोई भी टाइम रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में नहीं होती है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि मान लीजिए ये क्लॉक पल्स है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इस क्लॉक पल्स में ये अप है, मान लो ये भी अप जा रहा है, ये भी अप जा रहा है, ये भी अप जा रहा है, अब ये डाउन जा रहा है, फिर ये अप जाना है। तो यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप देखो यहां पे बिल्कुल जो इनका रिलेशन है, एक तो वो गड़बड़ा गया, अप एंड डाउन दोनों हो गए इसमें, तो ये गलत है। ऐसी अगर कोई चीज आती है तो असिंक्रोनस में काउंट की जाती है, ये तो पहला केस हुआ। और कौन सी चीज को असिंक्रोनस में बोलेंगे कि मान लीजिए क्लॉक पल्स है, तो ये जो इनका जो ये इंटरवल है, ये जो इंटरवल है जिस इंटरवल पे ये क्लॉक पल्स चेंज हो रही है, ये जो इंटरवल्स हैं, ये इंटरवल भी क्या हो, अगर अलग अलग हो जाए, मान लो अलग अलग कैसे, पहले तो ये ऐसा है, अब ये ऐसा हो गया, ये देखो ये ऐसा हो जाए, तो ये इंटरवल भी गलत है, ये इंटरवल भी ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे है तो इसका मतलब वो असिंक्रोनस। In asynchronous counters, flip-flop does not have a compare a clock pulse, so their state does not change exactly at the same time. asynchronous काउंटर में, अब इसका भी एग्जांपल भी बता देता हूं। asynchronous काउंटर में जो क्लॉक पल्स होती हैं वो आपके फ्लिप फ्लॉप से इतना अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, जिससे कि उनकी स्टेट्स ऑन टाइम चेंज नहीं होती है, वो कुछ मिली सेकेंड्स के बाद में या कुछ टाइम के बाद में उस अपनी स्टेट्स को चेंज करती है। होता क्या है कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है और उनका जो आउटपुट है, जैसे मान लो अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे दो फ्लिप फ्लॉप बनाऊंगा यहाँ पे, तो पहले फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक रहेगी वो पहले फ्लिप फ्लॉप पे इफेक्ट मार देगी, और पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहेगा वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक का इनपुट माना जाएगा। तो जो पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जा रहा है और दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन रही है, तो वो जो क्लॉक को इनपुट मिलना चाहिए टाइम पे, वो उसको ऑन टाइम पे नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग गैप आ जाता है, चाहे वो इंटरवल में गैप आओ, चाहे उनके कम्युनिकेशन में गैप आओ, उससे आपका जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे जो आपका रिजल्ट निकल रहा है वो रिजल्ट ऑन द सेम टाइम नहीं निकलता है, उसमें कुछ टाइम लग जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसिंक्रोनस का रिपल काउंटर, जो जब हम अभी रिपल काउंटर आगे देखेंगे कभी अगली क्लासेस में, तो आपको समझ में आएगा कि रिपल काउंटर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो रिपल काउंटर किसका एग्जांपल है, असिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, ये वाली बात। अब दूसरी बात आप समझो, ये नोट कर लिया जिसको करना था। अब इसका एग्जाम्पल जो हमें समझना है, क्या एग्जाम्पल होगा इसका बताओ, कोई बता सकता है ऐसा कोई चीज? काउंटर के केस में नहीं कि हम लोग काम कुछ कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमारे को मिल रहा है लेकिन डिले के बाद मिल रहा है, ऐसा कुछ कोई भी काम आप बता सकते हो, कोई भी रूटीन लाइफ में है? कोई रूटीन लाइफ में आपको ऐसा वर्क बताओ कि हम लोग ये करते हैं सर लेकिन ये ऐसा होता है? क्या हो गया भाई, जिसका रिजल्ट आपको बाद में मिल रहा है, ऐसा कुछ? हाँ वो तो पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा रिजल्ट, सोचने वाली बात है वो। कौन बोल रहा है? क्लास में बच्चे भी बोलने लगते हैं।
देखो इधर, अब हम लोग को जो पढ़ना है रिपल काउंटर में, दो तरीके के रिपल काउंटर है, एक है डाउन काउंटर्स और एक है अप काउंटर्स। दो तरीके के काउंटर्स हम लोगों को पढ़ना है इसमें रिपल में। तो सबसे पहले मैं डाउन पढ़ा रहा हूं और अभी अगर टाइम बच जाएगा तो हम लोग अप काउंटर्स पे भी बात कर लेंगे। पेड़ लगाना, जिसका रिजल्ट बाद में मिल रहा है। मशीन इतना सालों भी नहीं लगा रही है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, मतलब वो तो एक अलग एग्जांपल आप दे रहे हो, लेकिन आपने ऐसा देखा होगा, जैसे मैंने कल भी दिया, और ये बहुत इजी एग्जांपल्स होते हैं हमारी मशीन लर्निंग में, कि आपने कोई भी टास्क किसी भी मशीन को करने को दी, चाहे कैलकुलेटर को कैलकुलेशन करने के लिए दिया, चाहे फिर हम लोग पबजी खेलने की बात कर रहे हैं, या फिर कोई गेम चला रहे हैं, या फिर कुछ भी व्हाटएवर, या आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सिस्टम, कुछ भी, आपने एक टास्क परफॉर्म किए और उस टास्क ने रियल टाइम पे आउटपुट ना देके उसको थोड़ा सा डिले कर दिया। तो ये जो डिले है, इस डिले को हम लोग बोल रहे हैं, एक्चुअल में जो बात होती है ना कि हमारे सिस्टम हैंग हो रहे हैं, हमारे फोन हैंग हो रहे हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोगों के पास एक ही जवाब होता है कि इसकी मेमोरी अच्छी नहीं है। लेकिन सारी बातें मेमोरी पे नहीं आती है, हम लोगों को उसके पीछे का बैकएंड भी समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसी चीजें होती है कि हर चीज जो आ रही है कि भाई इसकी रैम बढ़ा लो। अभी मैं आपसे बोलूं कि मेरा सिस्टम हैंग होता है, तो आप बोलोगे कि सर इसकी रैम बढ़ा लो, आप, तो आपका सिस्टम हैंग होना बंद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा ली रैम, फिर मैं बोलूँ कि फिर भी हैंग हो रहा है, तो बोले सिस्टम ही चेंज कर लो, आप तो सही लेके नहीं आए। लेकिन हाँ, ऐसा भी तो होता है ना। अच्छा, बहुत बार क्या है कि जैसे हम लोग जनरली कोई काम कर रहे हैं, तो जनरली कोई काम कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर तो इतने यूज किए नहीं, लेकिन हम लोगों की सी ड्राइव इतनी भर गई है कि वो अब बहुत प्रॉब्लम कर रही है। हम लोगों ने रिसाइकल बिन खाली कर दिया, डेस्कटॉप खाली कर दिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, सब कर दिया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा, 4-5 जीबी का फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी हमारी सी ड्राइव बहुत भरी हुई है। तो ये एक्चुअल में अब सवाल ये आता है कि सर सी ड्राइव खाली कर दो तो आपके सिस्टम पे थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा, वो रैम को कम लेगा, आपका सिस्टम सही चलने लगेगा। चलो मान लो ये बात मान के अपन ने फॉर्मेट भी कर दिया, लेकिन वो तो बेचारा फिर भी अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, वो तो फिर भी हैंग हो रहा है। हाँ, तो ये जो इसके पीछे की काउंटिंग होती है, अब आजकल एक नया वर्ड सब सीख गए हैं कि एसएसडी लगवा लो। एक्चुअल एसएसडी का मीनिंग पता किसी को भी नहीं है, लेकिन बस एसएसडी लगवा लो तो हमारी चीजें अच्छी हो जाएगी, है ना। क्या भाई, अब वो फुल फॉर्म सबको बताना है ऐसे तो, लेकिन उसका है, अरे भाई समझे नहीं, किस तालाब का पानी खारा और किसका मीठा ये तो पता ही है ना अपने को। अब उस तालाब में पानी कौन सी नदी डाल दी है तो पता ही है, इसलिए वो टेंशन मत लो। तो बात ये है कि एसएसडी जो आप यूज कर रहे हो, अब उस एसएसडी का मीनिंग क्या आ रहा है वो अपने को समझ में नहीं आ रहा, बस ये पता है कि सर मैकबुक में एसएसडी लगी हुई आती है और उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, अपन तो एसएसडी अब सारे सिस्टम में लगाएंगे और अपना सिस्टम फास्ट चलेगा। अच्छा, किस्मत इतनी अच्छी, देखो एसएसडी लगाओ सिस्टम फास्ट भी चलता है, तो अपने को लगता है कि अपने को बीमारी का इलाज मिल गया, लेकिन एक्चुअल में बीमारी तो वहां की वही है, अपन ने तो जुगाड़ लगा दिया, अपन ने वो रूट ही चेंज कर दिया, जबकि अपने को ये रास्ता सही करना था, अपन ने रास्ता ही बदल डाला, रास्ता बदल दिया, बात खत्म हो गई, हाँ मंजिल मिल गई, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे की जो ये काउंटिंग है, अपना जो सिस्टम वर्क करता है, आपका जो सिस्टम वर्क कर रहा है, इस सिस्टम पे जो क्लॉक पल्सेस चलती हैं, जो उसको इनपुट आउटपुट देती है, जिससे कि हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर इन क्लॉक पल्सेस में गैप होता है, हमारे काउंटर्स रजिस्टर सही वर्क नहीं करते हैं, तो वो एक बहुत मेन रीजन रहता है हमारे सिस्टम का हैंग होना। सिस्टम एक्चुअल में हैंग नहीं होता है, सिस्टम डिले करता है अपने आउटपुट्स को। तो जब वो डिले करेगा तो हमको तो आदत हो गई है कि ऑन क्लिक चीजें मिलने की, लेकिन क्योंकि वो डिले कर रहा है तो डिले का मतलब ये हो गया हमारा सिस्टम हैंग हो रहा है। तो इसीलिए हमको ये समझना जरूरी है कि जब भी हम, अभी देखो मैं आपसे पूछता हूँ, मुश्किल से शायद देखो 8 बच्चे तो ये है, 7 आप लोग बैठो, 25-30, ऐसा मान लो मैं अगर पूछूं किसी से क्वेश्चन, तो आप में से कुछ 5-7 जने ऐसे होंगे जिनको नॉलेज होगी, तो उसको चीज का आंसर दे देंगे, लेकिन बाकी सबके दिमाग में उस चीज का पता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि हमारा सीपीयू जो है, हम लोग देखते हैं कि 2.3 गीगाहर्ट्ज का है, 2.5 का है, 3.1 का है, लेकिन एक्चुअल में क्या कोई बता सकता है कि इसका यूज क्या है, मतलब क्या मीनिंग होता है 2 गीगाहर्ट्ज का, क्या स्पीड पे फर्क पड़ेगा।
हमारे कैश, आप कभी अपने सिस्टम लेते हो तो उसके पीछे पूरी उसकी कहानी लिखी होती है, लेकिन आज तक किसी ने उसकी पढ़ी नहीं। हमको बस ये दिमाग लगाना होता है i7 लेना है, इसमें ग्राफिक कार्ड 2 GB होना चाहिए, इसमें फलाना ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आप ही का फ्रेंड है वो Core 2 Duo भी आपके i5 से अच्छा चला रहा है। आप समझ रहे हो? तो बात इतनी है कि हम लोगों को एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। चलो खैर, ये रिपल काउंटर जो है या फिर जो काउंटर्स हैं, हम लोग यही मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम का। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लॉक पल्सेस जो होती हैं, देखो ये क्लॉक पल्स है भाई। अब इधर समझ लो ध्यान से, पहले तो आप ये डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, क्योंकि इस डायग्राम में थोड़े से चेंजेस मैं तो कर दूंगा। हाई वोल्टेज लॉजिक 1 इसमें मैंने लगाया है, बना लिया। 2 बिट का रिपल बना लो, 2 बिट का रिपल डाउन काउंटर है, और सारा डिपेंडेंसी इस क्वेश्चन की इस पे कर रही है कि ये क्लॉक कितनी बार मूव कर रही है। ध्यान रखना, ये क्लॉक कितनी बार मूव कर रही है। अपने क्लॉक में अभी 5 बार का हमने चेंजेस लिया है, इसको अपन और भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए 5 बार का ले लिया है। तो डिपेंड कर रहा है इस क्लॉक पे। अब बात मैंने अभी जब वर्ड की फाइल शेयर करके मैंने उसमें बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने काउंटर्स पढ़ना है तो काउंटर्स का जो यूज होता है वो ऐसे फ्लिप फ्लॉप पे किया जाता है जिनका आउटपुट जो होता है वो टॉगल में रहता है। तो क्या आप में से कोई ऐसा बता सकता है, पहली बात तो टॉगल का मीनिंग क्या होता है? नहीं बता बेटा। किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर एक दूसरे की अपोजिट सिचुएशन आती है, अपोजिट कंडीशन आती है, तो उन आउटपुट्स को टॉगल्ड आउटपुट बोला जाता है। जैसे मान लो एक आउटपुट आ रहा है QN, तो दूसरा आउटपुट आएगा QN का नॉट, या एक आउटपुट आ रहा है QN नॉट तो दूसरा आउटपुट आएगा QN। तो ये जब सिचुएशन आती है तो ऐसे आउटपुट सिचुएशंस को बोलते हैं टॉगल सिचुएशन। और ऐसी सिचुएशन सिर्फ 2 ही फ्लिप फ्लॉप में आती है, एक है JK और एक है T। तो हम लोग 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके काउंटर्स बनाते हैं, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। मैंने यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप का यूज करके रिपल काउंटर बनाया है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब 2 बिट का रिपल डाउन काउंटर समझ लो एक बार। यहाँ पे 2 JK फ्लिप फ्लॉप बना दिए हैं। तो पहला वाला जो ये फ्लिप फ्लॉप है, ये जो फर्स्ट वाला है, इसका आउटपुट है Q1 और इसका आउटपुट है Q1 का कॉम्प्लीमेंट। ये जो दूसरा वाला JK फ्लिप फ्लॉप है, इसका आउटपुट है Q2 और Q2 का कॉम्प्लीमेंट। हाई वोल्टेज है, इनपुट है J और K के जो इनमें जा रहे हैं। अभी J और K के इनपुट क्या इफेक्ट डाल रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं फ्लिप फ्लॉप की बात नहीं कर रहा, मैं क्लॉक पल्स के काउंट की बात कर रहा हूँ। तो हाई वोल्टेज जो इनपुट जा रहा है वो जा रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्लॉक पल्स को चेक करते हैं जो कि इस पे डिपेंड कर रही है, और ये मैं फिल कर रहा हूँ पूरी की पूरी टेबल जो कि मैंने यहाँ बनाई है। डाउन और अप काउंटर में क्या डिफरेंस होता है, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। आप यहाँ पे देखो बस बहुत ध्यान से कि सबसे पहले क्लॉक पल्स, मान लो ये क्लॉक पल्स ये स्टार्ट हुई है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो सबसे पहले क्लॉक पल्स अगर मान लीजिए सर्किट डायग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरी क्लॉक पल्स 0 गई है, तो यहाँ पे पूरा 0 गया है। और कोई भी फ्लिप फ्लॉप में जो टॉगल्ड सिचुएशन होती है वो हमेशा ऑन केस में होती है। ऑन बोले तो जब तक क्लॉक पल्स में 1 नहीं जाएगा, आपके फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो टॉगल्ड नहीं होगी। टॉगल मतलब स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर 1 गया तो स्टेट चेंज होगी, और 0 गया तो प्रीवियस स्टेट को ही कंटिन्यू करके माना जाएगा। अभी आपका फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, पूरा काउंटर आपका बिल्कुल, मशीन बिल्कुल स्टॉप है। अब आपने मशीन स्टार्ट करी है तो अभी क्लॉक में 0 गया है, तो जब क्लॉक 0 है तो पहला वाला जो आउटपुट है वो भी 0 है। पहला वाला ये आउटपुट अभी 0 गया। अगर ये आउटपुट 0 जा रहा है इस क्लॉक पल्स में, तो ये आउटपुट 0 जा रहा है, तो मैंने बोला है जब तक ये 0 जाएगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। तो इनिशियल स्टेट तो Q2 की भी 0 हो जाएगी। इसमें किसी को दिक्कत है तो वो तो कहाँ जा रहा है, देखो ना मैंने इसको कहाँ बना रखा है, तो एज इट इज है, Q1 ही कनेक्टेड है, वो Q1 नहीं जा रहा, वो जाता है अप काउंटर से। अब क्लॉक पल्स देखो यहाँ पे गई है इस 1 के केस में, ध्यान से समझ लेना। इसके केस में गया 1, तो ये क्लॉक पल्स इधर गया 1, तो ये 1 गया भाई इधर। अब 0 की जगह 1 हो गया, इधर समझ लो ध्यान से।
जैसे ही क्लॉक पल्स में 1 गया, जैसे ही क्लॉक पल्स में 1 गया तो Q1 टॉगल्ड हो जाएगा, यानी Q1 जैसे ही इधर 1 गया तो Q1 क्या चला गया, 0 के बाद 1 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। Q1 में 1 चला गया। अब ये Q1 में 1 गया तो ये इसकी क्लॉक पल्स में भी 1 गया, इस क्लॉक पल्स में 1 है तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वो 0 से स्टेट चेंज करके 1 में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई सभी। अब दूसरे क्लॉक पल्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब 1 के बाद इधर 0 गया, ये 0 गया, इस वाली सिचुएशन में फ्लैट सिचुएशन है तो क्लॉक पल्स गई 0, तो ये वाला केस भी 0 हो गया। अब क्लॉक पल्स में 0 जा रहा है तो मैं कहता हूं कि पहला फ्लिप फ्लॉप टॉगल्ड हो गया इस क्लॉक, या ऐसा मान लो बाय डिफॉल्ट के इस क्लॉक पल्स में 1 जा रहा है हमेशा पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए, और ये हमेशा टॉगल्ड हो रहा है। तो 1 के बाद इस कंडीशन में अगर 0 आ गई, यहां से 1 के बाद 0 आ गई तो इस क्लॉक पल्स में क्या जाएगा, 0। तो इसमें 0 गया तो बता सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा, नहीं समझ में आया, 0 जा रहा है तो 0 ही आएगा। अच्छी बात है, वापस समझ लो। मैं कह रहा हूं आपने आपका सर्किट डायग्राम स्टार्ट कर दिया, सर्किट डायग्राम स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्लॉक पल्स में 1 जा रहा है पहले फ्लिप फ्लॉप में, ये क्लॉक पल्स में 1 आ गया। 1 आते ही ये हमेशा देखो 1 का मतलब है आपका फ्लिप फ्लॉप टॉगल्ड हो जाएगा, टॉगल्ड हो जाएगा मतलब आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो पहले आउटपुट 1 गया था, अब 1 की जगह आउटपुट 0 चला गया, तो ये Q1 की वैल्यू 0 हो गई नेक्स्ट केस में। तो यहाँ पे अगर आउटपुट 0 जा रहा है तो इस क्लॉक पल्स के लिए आउटपुट क्या हो गया, 0। अगर इस क्लॉक पल्स के लिए आउटपुट 0 हो गया तो बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अगर प्रीवियस 1 है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे भी टॉगल्ड होगा। कितने लोग बोल रहे हैं यहाँ पे टॉगल्ड होगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा ठीक है, कितने लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे 0 आएगा, हाँ भाई मैंने पहले बोला है 1 के केस में टॉगल्ड होता है, 0 के केस में प्रीवियस स्टेट ही आपकी नेक्स्ट स्टेट एज इट इज बन जाएगी। तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आ जाएगी, 1। अब इसी को अगर मैं थर्ड केस मान के चलता हूं और थर्ड केस में इसको टॉगल करके 0 की जगह 1 कर देता हूं, तो यहाँ पे 0 की जगह 1 कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट में 1 गया है तो इस क्लॉक पल्स में 1 हो गया, और क्लॉक पल्स में 1 गया तो ये टॉगल्ड हो जाएगा, और टॉगल्ड में पहले 1 था तो अब क्या आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि मैं इस टेबल को कब तक चलाऊंगा, कितनी ये टेबल चलेगी, मुझे कैसे पता पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेट को 0 लिया जाएगा और जितनी अप एंड डाउन की लाइन होगी आपके ट्रिगर्ड क्लॉक में उतनी बार ये चलेगा। तो इस नीचे सर्कल देखो, यहाँ पे ये जो सर्कल बना हुआ है इस जगह, यहाँ पे कितनी अप एंड डाउन लाइन है, 5 लाइन है। तो इसका मतलब आपको कितनी बार काउंट करना है, 5 बार। तो 5 बार जब काउंट करते हैं, जो पहली लाइन 0 है वो 5 में काउंट नहीं होती है, वो इनिशियल स्टेट होती है जो कि लेनी है। तो 5 बार करेंगे तो 3 बार तो हम कर चुके हैं, और 4th टाइम करेंगे तो पहला वाला जो ये फ्लिप फ्लॉप है ये 1 जो था ये ट्रिगर्ड होके यहाँ पे 0 हो चुका है, तो यहाँ पे आउटपुट में भी 0 जा रहा है। तो इस क्लॉक पल्स का इनपुट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट 0 ही आएगा, ये टॉगल्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट केस में ये 5 होगा, ये टॉगल्ड होके 1 हो जाएगा। तो इधर अगर 1 गया तो ये आउटपुट 1 आ गया, और इस क्लॉक पल्स का जो इनपुट है वो 1 हो गया। तो इस क्लॉक पल्स का इनपुट अगर 1 है तो ये टॉगल्ड होके 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात आपके पास समझ में आ गई। अब कोई दिक्कत किसी की, इसको बोलते हैं 2 बिट ट्रिपल डाउन काउंटर। अगर 2 बिट ट्रिपल डाउन काउंटर है तो मैंने आपको बोला है काउंटर 2 तरीके के होते हैं, अप काउंटर और डाउन काउंटर। अप काउंटर मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n, और डाउन काउंटर मतलब n n-1 n-2 अप टू सो ऑन 3 to 1, इस तरीके से चलता है। तो ये डाउन काउंटर, इसका मतलब ये इस तरीके से चलेगा। हमें कैसे पहचान होगी कि ये 2 बिट का रिपल डाउन काउंटर है या अप काउंटर है। तो जब भी जो मेन आउटपुट है Q, ये देखो जब ये Q आउटपुट है ये वाला, अगर ये Q आउटपुट क्लॉक पल्स में जाता है तो वो 2 बिट का रिपल डाउन काउंटर होता है। अगर ये टॉगल यानी Q नॉट इसमें जाएगा तो वो अप काउंटर हो जाएगा।
बस इतना सा बात है, इतनी सी हमारी कहानी। जो टेबल जो बननी है वो टेबल एज इट इज बनेगी, उस टेबल में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर क्यू आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक इनपुट बन रहा है तो वो आपके पास डाउन काउंटर है, और क्यू नॉट उसके लिए क्लॉक पल्स के लिए इनपुट बन रहा है तो वो आपका अप काउंटर है। अब कैसे पता पड़ेगा कि ये 2 बिट का है, 3 बिट का है, 4 बिट का है या 50 बिट का है? जितने फ्लिप फ्लॉप आपके सर्किट डायग्राम में यूज किए गए ये उतने ही बिट का होगा। अभी कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हुए? 2, तो कितने बिट का हो गया? 3 बिट होती तो एक जेके और लगा देते और Q2 को क्लॉक पल्स बना देते और Q3 हमारी टॉगल्ड होती, टेबल में एक Q3 वाला कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता। तो Q2 डिपेंड करता Q1 पे और Q3 डिपेंड करता Q2। इस तरीके से आपका काम। हाँ अभी अपन बना रहे हैं ना, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, कर लिया अगर जिसको नोट करना है। अब अपन वो बना देते हैं अब काउंटर आपके। कौन सा थर्ड वाला? ये थर्ड वाला जब ट्रिगर्ड हुआ ये, तो भाई Q1 की वैल्यू 1 थी, तो इधर इस वाली क्लॉक पल्स में 1 आ गया। 1 होने का मतलब है Q2 में जो प्रीवियस इनपुट था वो चेंज हो जाएगा, तो प्रीवियस यहाँ पे 1 था तो अब वो 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये नोट कर लिया सभी ने? इनसे ही पूछ लेते फर्स्ट ईयर वालों से। भाई तुम लोगों ने नोट कर लिया क्या? बीएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर, आईटी कौन सा मैथ्स? हाँ मिस्टर, ऑफलाइन में चल रही है, इनको देखो। ये कर लो फटाफट, नोट कर लिया होगा आप सभी ने वैसे तो। अब जो है 2 बिट का रिपल अप काउंटर मेरे को बताओ ईमानदारी से कि आप लोगों को अगर बनाने को आ जाए तो आप लोग बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते? मेरे को उम्मीद थी पूरी पूरी आप उम्मीदों पे खरे उतरे हो। देखो ये 2 बिट का अप डाउन काउंटर नहीं है, ये अप काउंटर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉट है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, अब ये उसके लिए इनपुट बन चुका है क्लॉक पल्स। अगर सिंपल जाएगा तो वो डाउन रहेगा और कॉम्प्लीमेंट अगर जाता है तो वो अप काउंटर में रह जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर आपको आ जाए तो, और नहीं आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ वो तो इनपुट तो सभी में ऐसा ही रहता है। इनिशियल स्टेट में सब 0 0 है, इनिशियल स्टेट में सब 0 0 है, सब 0 0 हो गया, सब 0। इनिशियल स्टेट तो 0 ही होगी। अब जैसे ही इस क्लॉक पल्स में 1 गया, मेरी बात को समझना अब आप ध्यान से, अब समझने वाली बात है। पहले वाला तो क्या ठीक है चल गया टाइम पास। अब इनिशियल स्टेट में 0 0 होने के बाद क्लॉक में जैसे ही 1 गया, 1 जाने का मतलब क्या हो गया? पहले फ्लिप फ्लॉप में टॉगल्ड हो जाएगा। टॉगल्ड नॉट नहीं होता कभी भी, टॉगल्ड मेन आउटपुट होता है। मेन आउटपुट यहाँ पे क्यू है, तो क्यू का क्या बन गया? 1। क्यू का 1 बन गया, क्यू का 1 बन गया, तो यहाँ पे क्यू नॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा?
0, इसका मतलब इस क्लॉक पल्स में क्या जाएगा, और 0 गया तो ये एज इट इज रहेगा। 0 में तो कब से टॉगल हो गया, यही तो मैं समझा रहा हूँ, 0 में टॉगल होता ही नहीं है, 0 में एज इट इज रहता है। इसकी सेकंड वाले की क्लॉक पल्स 0। अब मान लो ये वापस टॉगल हुआ 1 की जगह 0, सेकंड वाले में ये 1 की जगह 0 हो गया, तो अब 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 1। अब ये जाएगा इधर 1, और अब 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा टॉगल्ड होगा। थर्ड केस में वापस टॉगल्ड होगा 0 का 1, ये आ गया इधर, तो अब 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब इस क्लॉक पल्स में गया 0, तो अब 0 के केस में टॉगल्ड नहीं होता है, एज इट इज आ जाएगा। फोर्थ के लिए क्या होगा, ये वापस टॉगल्ड हो जाएगा 1 की जगह 0, तो ये 1 की जगह 0, फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इस क्लॉक पल्स में गया तो 1, और 1 के केस में टॉगल्ड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और क्योंकि हमने 5 बार बना रखा है तो फिफ्थ क्या होगा, 0 को टॉगल्ड करके 1 कर दो, और ये 1 का कॉम्प्लीमेंट इसमें गया तो 0, और इस क्लॉक पल्स में अगर 0 गया तो पुराना इनपुट एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये आपका आंसर आ चुका है, ये इसकी टेबल बन चुकी है। इस तरीके से 2 बिट के रिपल डाउन काउंटर और रिपल अप काउंटर बनेंगे। कोई समस्या है तो पूछो, अच्छी बात लगी, बना लो इसको, बना लिया। हो गया, सभी का नोट हो गया है? जो हाँ बताया। तो भाई आज की क्लास के लिए तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ईयर। अब आप लोगों की नेक्स्ट जो क्लास है वो किसकी है,